अगर आप हाइड्रोजन का नमूना या सैंपल देखना चाहें तो आपके लिए ये आसानी से मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर हाइड्रोजन अलग-अलग एटम्स की शक्ल में नहीं पाए जाते, बल्कि ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर डाई एटॉमिक हाइड्रोजन बनाते हैं, जिससे हम H2 लिखते हैं। एक और तरीका है इसे लिखने का इस तरह, यानी डाई एटॉमिक हाइड्रोजन का हर हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है ताकि ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना सके। बिल्कुल इस तरह ये मॉलिक्यूल सिर्फ हाइड्रोजन से बना हुआ है, लेकिन इसके पास दो हाइड्रोजन एटम है। और अगर इस पर गौर किया जाए तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें ये हाइड्रोजन एटम स्टेबल ही इसलिए है क्योंकि हर न्यूट्रल हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हाइड्रोजन ये यहाँ पर है और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, और अगर ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बांट लें तो इन दोनों का बाहर वाला शेल मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये डैश या ये छोटी सी लकीर आप देख सकते हैं, ये दरअसल इलेक्ट्रॉन्स के एक जोड़े या उसके पेयर को दिखा रहा है जो हाइड्रोजन आपस में बांट रहे होते हैं। खैर, अब इस वीडियो में हम दरअसल जो चीज़ मालूम करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि इन एटम्स के दरमियान फासला कितना होगा। मिसाल के तौर पर इन जैसे दो हाइड्रोजन का तस्वर करें। एक ये हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा। लिहाजा मयारी दर्जा हरारत पर, या कह लें स्टैंडर्ड दर्जा हरारत, दबाव या प्रेशर पर इन एटम्स के मरकज से फासला जो हमने देखा वो होता है तकरीबन 74 पिकोमीटर्स। यानी यहां से लेकर यहां तक का फासला 74 पिकोमीटर्स है। यहाँ एक और बात आपके इल्म में लाना चाहूंगी कि 1 मीटर का 1 खरबवां हिस्सा पिकोमीटर कहलाता है। यानी 1 मीटर से 74 खरब मर्तबा छोटा होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फासला इंतहाई कम है। लेकिन एक मजे का सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि आखिरकार ये बीच में मौजूद ही क्यों है, और अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें तो क्या होगा, और अगर हम इन्हें एक दूसरे से अलग कर दें तो फिर क्या होगा। इसका जवाब ढूंढने के लिए मैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और फासले का एक ग्राफ बना लेती हूँ। तो यहाँ y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। इधर मैं अभी कोई यूनिट नहीं लिखूंगी, यूनिट हम बाद में देखेंगे। और यहाँ x एक्सिस पर इन एटम्स के मरकज के दरमियान फासला है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये फासला इनके न्यूक्लियाई के दरमियान मौजूद है। इसे हम यूनिट दे लेते हैं पिकोमीटर का। यहाँ हम फर्जी तौर पर ये कहेंगे कि 74 पिकोमीटर के फासले पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। अब अगर हम इन दो एटम्स को अलग अलग करना चाहें या एक दूसरे से दूर खींचना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी पर इसका क्या असर होगा। खैर, ज्यादातर ऐसे एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी इतनी पाई जाती है, और आप देख सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी काफी कम है। यानी ये लो पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, सबसे निचला दर्जा पोटेंशियल एनर्जी का। लिहाजा अगर आप ये फासला बढ़ा देंगे तो आपको इसमें ताकत या एनर्जी का इजाफा करना होगा, और इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, इसको हम एक स्प्रिंग की मिसाल लेकर भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप किसी स्प्रिंग को खींचेंगे तो मुमकिना तौर पर आप इस पे ताकत लगाएंगे जो कि पोटेंशियल एनर्जी को भी बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप इसके सिरे को छोड़ेंगे तो ये वापस एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लिहाजा जब आप इन्हें दूर करेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डालेंगे। यानी जैसे जैसे आप इनके दरमियान फासला बढ़ाते जाएंगे वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। और अगर आप ये फासला बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी की मिकदार इतनी कम हो जाएगी जैसे ये एटम्स आपस में जुड़े ही ना हो या बॉन्डेड ही ना हो और एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर केमिस्ट या साइंसदान पोटेंशियल एनर्जी को 0 या 0 लेबल करते हैं। यानी इस एनर्जी पर जहां ये एटम एक दूसरे से लामहदूद हद तक दूर होते हैं। मैं यहाँ एक लाइन बना देती हूँ और इससे यहाँ 0 लिख देती हूँ।
तो चलिए अब इसे यूनिट भी दे देते हैं। तो फर्ज करें ये सब किलो जूल्स पर मोल में है। अब एक बार फिर अगर आप इन्हें एक दूसरे से दूर खींच रहे हैं तो जैसे जैसे आप ये फासला बढ़ाएंगे आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि ये एटम लामहदूद हद तक दूर हो जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भई ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि जैसे ही आप इन्हें एक दूसरे से दूर करेंगे इनके दरमियान मौजूद कूलम फोर्सेस कमजोर से कमजोरतर होती जाएंगी और इसी वजह से हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को जीरो तस्वर करेंगे। अब अगर हम दूसरी तरफ ये सोचें कि अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल करीब कर देंगे तब क्या होगा? तो यहाँ एक बार फिर हम इसे समझने के लिए स्प्रिंग की मिसाल लेंगे। अगर आप इस तरह के स्प्रिंग का तस्वर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी स्प्रिंग को स्क्वीज करना चाहेंगे यानी इसके सिरों को एक दूसरे की तरफ धकेलना चाहेंगे तब भी आपको ताकत में इजाफा करना पड़ेगा। और अगर आप इन एटम्स को एक दूसरे से बहुत करीब करना चाहेंगे तब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा ही करना होगा। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप जितना ज्यादा इन एटम्स को आपस में स्क्वीज करेंगे यानी इनको आपस में एक दूसरे की तरफ धकेलेंगे तो इन पर मौजूद मस्बत चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलेगा और इस चीज को कम करने के लिए आपको इसमें पोटेंशियल एनर्जी का मजीद इजाफा करना होगा। और फिर जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो ये भी एक दूसरे को दूसरी जानिब धकेलेंगे। इसलिए हमने जो यहाँ डायग्राम बनाई थी ये हमें यही समझा रही है कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और जब आप इन्हें एक दूसरे से अलग करेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज्यादा इजाफा तो नहीं होगा लेकिन ये तब भी कम से कम उस वक्त से तो ज्यादा ही होगी कि जब ये स्टेबल हों। तो ये स्टेबल पॉइंट है यानी ये वो हिस्सा है जब मॉलिक्यूल्स मुस्तहकम होंगे क्योंकि ये सबसे कम है और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में ये सबसे निचला पॉइंट है। आप ये यहाँ देख सकते हैं कि डाई एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड दर्जा हरारत और प्रेशर पर इस जीरो और जहां आप इसे पाएंगे इसके दरमियान फर्क 432 किलो जूल्स पर मोल का होगा यानी मनफी 432 किलो जूल्स पर मोल। एक और दिलचस्प सवाल जो यहाँ पर जहन में आता है वो ये है कि इन दो एटम्स को अलग करने के लिए या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? ये वो एनर्जी होगी जो इन दोनों एटम्स को मुकम्मल तौर पर अलग कर देगी। ये यहाँ पर मौजूद इतनी एनर्जी होगी यानी 432 किलो जूल्स। इसलिए ये एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है यानी वो एनर्जी जो एटम्स को अलग करने के लिए दरकार हो इसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। हम आगे मुख्तलिफ वीडियोस में देखेंगे कि एटम जितना छोटा होगा और जैसे हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी में भी इजाफा होता रहेगा।